नमस्कार। साहित्य पर केंद्रित हमारे चैनल अभिव्यक्ति में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे पहले अंक में आपने सुना साहित्य और सिनेमा के बारे में। विद्वान जो हमारे इस विषय पर जानकारी दे रहे थे, काशी से साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फ़िल्म निर्माता। इतना उनका परिचय देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनका जो साहित्य में योगदान है, वो उसी तरीके से है जिस तरीके से हम साहित्य को कहते हैं कि साहित्य अथाह समुद्र है। उनका भी योगदान एक छोटा-सा समुद्र है, जो उस बड़े समुद्र को भी अपने आप में समाहित कर लेता है। चलिए हम आपको उनका परिचय एक बार फिर दे दें। वो हैं काशी से डॉक्टर गौतम चैटर्जी। उन्होंने साहित्य के हर विधा में अपना योगदान दिया है, चाहे वो नाटक हो, काव्य संकलन हो या पंचम वेद जो भरत मुनि का है अभिनय शास्त्र, वो हो या फिर इंटरव्यू का हो। इंटरव्यू में आप ज़रूर ये सोचेंगे कि इंटरव्यू में योगदान कैसा हो सकता है? तो उनकी पुस्तक है शिखर से संवाद। हमारे जाने-माने साहित्यकार और साहित्य के साथ-साथ कला के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नामी-गिरामी लोगों का उसमें इंटरव्यू है। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि सिनेमा जिस पर हम बात कर रहे थे, उनकी पुस्तक है क्लासिक सिनेमा। नाट्यशास्त्र भी उनकी लिखी पुस्तक है और इसके साथ-साथ व्हाइट शैडो ऑफ कॉन्शसनेस, तंत्रलोका, ज्ञानगंज और अभिनय दर्पण भी उनकी कृतियाँ हैं। लेकिन जब हम सिनेमा की बात करते हैं, तो उनके नाट्य संकलन के बारे में बताना लाज़मी हो जाता है। उनके नाट्य संकलन हैं अधूरे राग और दश रूपक। अधूरे राग में जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें 3 नाटक हैं, 3 एकांकी हैं और दश रूपक जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है, 10 नाटक हैं। इसके साथ-साथ कविता संकलन, जो वो काशी से हैं, तो उसी पर उन्होंने कविता लिखी है, आनंद भैरवी। मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। उतना ही आनंद आएगा, जितना उनको पहली बार लिखने में आया था। तो अब डॉक्टर गौतम चैटर्जी का हम अपने चैनल अभिव्यक्ति में पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले तो ये बता दें कि जब हमने पहले अंक में बात करी थी, तो बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपने दी, रुचिकर जानकारियाँ दी और उसमें जो मुझे याद है, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे ज़हन में रही, वो थी कि सिनेमा के प्रकार। सिनेमा के प्रकार में आपने बताया था कि जो हम लोग बात करते हैं कि ये आर्ट सिनेमा है, कला सिनेमा है या कॉमर्शियल है, पैरेलल सिनेमा, सार्थक सिनेमा, लेकिन इन सारी भ्रांतियों को दूर करके आपने हमें एक नई जानकारी दी कि सिनेमा के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। वो है कॉमर्शियल सिनेमा और क्लासिक सिनेमा। कॉमर्शियल सिनेमा जो हमारा मनोरंजन करे, बड़े बजट की फ़िल्म कह ली जाए या आजकल जो चलती हैं। लेकिन क्लासिक सिनेमा के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। हम चाहते हैं कि हम बात वहीं से शुरू करें। जब आपने क्लासिक सिनेमा के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि साहित्य में वो चीज़ें भी शामिल होती हैं, जो सिनेमा के बारे में लिखा जाए। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल, तो जो सिनेमा के बारे में लिखा गया, वो भी साहित्य ही हुआ और उसका भी एक अपना इतिहास होगा। हम चाहते हैं कि उस इतिहास के बारे में जो हमने आपकी पुस्तक क्लासिक सिनेमा में पढ़ा और उसका प्रथम अध्याय ही कहना चाहिए कि मेरे हृदय में उतर गया। बहुत दिनों तक मुझे ऐसा लगा कि इसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है। इतना रोचक,
इतना इंटरेस्टिंग, इतना ऑथेंटिक और इतनी ज़्यादा जानकारी समाहित किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या शब्द कहा जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वही सारी बातें आप हमारे जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे प्रथम कड़ी को देखा, सराहा, उनके साथ भी साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मेनका जी। एक बार फिर बधाई इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने के लिए और एक अच्छे विषय के साथ, यानी कि लिटरेचर या साहित्य। क्योंकि साहित्य का जो लेक्सिकॉन है, जो मानक है, वो बदलता जा रहा है और उसके साथ सिनेमा जुड़ जाने से साहित्य और सिनेमा के परस्पर संबंध को हुँ, हुँ। लोग एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसे एक नई रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य आधारित सिनेमा के अलावा हुँ, ऐसा हुँ। साहित्य भी हो सकता है या होना चाहिए जो सिनेमा पर आधारित हो। यानी सिनेमा के बारे में लेख या समीक्षा नहीं, हुँ, बल्कि हुँ। अ, जिन ग्रेट मास्टर्स ने जी। फ़िल्में बनाई बिना साहित्य को आधार बनाए हुँ, हुँ। और जो उन्होंने स्क्रीन पे लिखा, वो जो साहित्य है, हम उस साहित्य पर फ़ोकस्ड हो रहे हैं। जी। तो ऐसा ये जो ये जो प्रवृत्ति है क्या ये अचानक से आई या शुरुआत कहीं और से हो गई है? इसको हम लोग देखने के लिए थोड़ा सुदूर अतीत में जा सकते हैं, जब सिनेमा का आविष्कार हुआ एज़ ए टेक्नीक, है हुँ, ना? हुँ। थिएटर में तो सब कुछ मैनुअल्स है, फिज़िकली हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो 1897 98-99 में पहली बार जब ये टेक्नीक लोगों को बताया गया कि हम लोग दीवार पर कुछ शैडोज़ देख सकते हैं, आती हुँ, हुई हुँ। ट्रेन देख सकते हैं और वो सब फ़िल्में छोटी-छोटी बना के जब लोगों ने पूरे विश्व में दिखाया, भारत में भी बॉम्बे में दिखाया गया, तो लोगों के लिए ये एक मैजिक था और बहुत आकर्षित किया। हुँ। तो कुछ लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगी कि क्यों ना हम लोग इस टेक्नीक को जानें, सीखें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जब 1901 में कलकत्ता में हीरालाल सेन थे। कलकत्ता हुँ। हमारे देश की राजधानी थी और बंगाल रेज़िडेंसी था उस समय। तो उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड करना शुरू किया प्लेस को जी। और टेंट लगाकर उसे इसी टेक्नीक से दिखाना शुरू किया। कोई फ़िल्म नहीं बनाई बल्कि रिकॉर्डेड जो प्लेस थे, उनको लोगों को दिखाना शुरू किया क्योंकि ये भी अपने आप में एक मैजिक था कि दीवार पर या पर्दे पर कुछ चल रहा है, कोई शैडो जी। चल रहा है। तो छाया की छवि बनी, इसलिए बंगाली इसको सिनेमा को छाया छवि कहते हैं, है ना? हुँ, हुँ। अच्छा, ये अच्छा। बांग्ला से शब्द हुआ। तब तक चलचित्र और ये सब शिवे फ़िल्म शब्द नहीं आए थे, मोशन पिक्चर्स आ गया थी। फिर बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी दादा साहब फाल्के यानी कि ढूंढी गोविंदराज फाल्के, उनको भी इसकी प्रेरणा मिली, उनको भी मन किया क्यों ना हम लोग भी करें। तो सिनेमा एक ऐसी विधा है, पिछली एपिसोड में हम लोग बात कर चुके हैं, कला माध्यम है, सूचना माध्यम नहीं है जी। और इसका सब कुछ आर्ट है। लेकिन थिएटर की तुलना में या अन्य कलाओं, फाइन आर्ट्स की तुलना में ये टेक्निक का भी माध्यम है। इसमें मशीनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कैमरा, एडिटिंग टेबल आदि है। तो फाल्के साहब इसको जानने और समझने में लग गए और लेकिन कोई भी कला होगी तो उसमें सबसे पहले जो चाहिए वो है प्रतिभा जी। और अब ऐड हो गया टेक्निक भी। कविता लिखने के लिए प्रतिभा चाहिए, हुँ, हुँ। उपन्यास लिखने की प्रतिभा चाहिए, थिएटर प्ले लिखने के लिए और करने के लिए प्रतिभा चाहिए। ऐसी पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक सबके लिए पहले प्रतिभा चाहिए और फिर साधना होती है। लेकिन सिनेमा में क्या हुआ, प्रतिभा के साथ-साथ टेक्निक भी जुड़ गया। ये पहली बार हुआ। इसको हमारे यहाँ सेवेंथ आर्ट कहा गया। तो जब फाल्के 7th साहब आर्ट। सेवेंथ आर्ट 6 आर्ट थे, 6 कलाएँ थी, इनको फाइन आर्ट्स में माना जाता था। हुँ, 6 हुँ। कलाओं में से कुछ जो है हमारे यहाँ विजुअल आर्ट्स में गई और कुछ हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स में गई। ऐसे पेंटिंग, स्कल्पचर्स ये सब चीज़ें हमारे यहाँ विजुअल आर्ट्स में है हुँ, हुँ। और डांस, म्यूज़िक, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। आखिर जी। इसको बाँटा कैसे गया? वो इस तरह से गया कि अ, आप देखिएगा जो फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है, वो है कि पेंटिंग, स्कल्पचर, टेक्सटाइल, ग्राफ़िक, एचिंग प्रिंट्स और हुँ, इन हुँ। सब चीज़ों में एप्लाइड आर्ट इसमें साउंड नहीं है, जी। है ना? जी। आपको देखिएगा इस आर्ट में साउंड नहीं है। इसमें सिर्फ़ आँख से देखने के लिए चाक्षुष कला है। हुँ, हुँ। लेकिन तबला बजाना हुआ या सितार बजाना हुआ या गायन हुआ, नृत्य हुआ,
उसमें बिना साउंड के वो परफ़ॉर्म आप कर ही नहीं पाएँगे। हुँ, साउंड ज़रूर आएगा। तो इसको सिर्फ़ आँख नहीं, इसको आँख और कान दोनों चाहिए। इस आधार पर विभाजन हुआ। एक और विभाजन का आधार ये था, ये मेरा जी। अपना इंटरप्रिटेशन है, वो ये था कि अ, परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में जब तक आर्टिस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है, तभी तक परफ़ॉर्मेंस है। अगर कोई हुँ, गायक या गायिका है, वो गा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिस्ट है, ये इसका परफ़ॉर्मेंस है। लेकिन जैसे ही उसने गाना बंद कर दिया, वहाँ पर आर्ट या परफ़ॉर्मेंस नहीं रहा और वो आर्टिस्ट भी व्यक्ति बन गया। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो गा रहा है, इसे हुँ, एक हुँ, जगह रख के वो बगल में किसी चेयर पे बैठ के अपना खुद ही देखे या सुने, ऐसा नहीं हो बिल्कुल। सकता। हाँ, लेकिन विजुअल आर्ट्स में क्या है कि जिसने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाने के बाद उसको डिस्प्ले किया और खुद ही चेयर हुँ, पे बैठ के अलग हो सकता है वो, आर्टिस्ट और उसका काम। तो ये हम लोग के फाइन आर्ट्स की 6 कलाएँ थी, जिसमें साहित्य भी था। उसके जी। बाद ये 7th आर्ट का आविष्कार जब हुआ, तो उसमें प्रतिभा और टेक्निक दोनों की समान भूमिका बन गई। अब हुँ, क्या हुआ कि जब जिन दिनों फाल्के साहब टेक्निक को लेकर के रियाज़ कर रहे थे कि कैसे क्या होता है और एक-एक चीज़ें ले रहे थे, हरिश्चंद्र की कहानी ले रहे थे, श्री कृष्ण के बाल बचपन के दिनों की कहानी ले रहे थे, उसको दिखा रहे थे। तो वो और उनके साथ-साथ जो उनके साथी थे, वो जी। इसी पर मुग्ध थे कि वो शैडो को चलते-फिरते देख रहे हैं। अब तक स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी होती थी। हुँ, तो हुँ, वो जो मूवमेंट हो रहा है सफ़ेद पर्दे पर, एक प्रोजेक्टर चल रहा है, इतने में ही वो इस टेक्निक को लेकर ही वो लोग व्यस्त थे और मुग्ध थे। उसी समय में, यानी 1912, 13, 14, 15 की जो बात है, उसी समय में दुनिया में एक ऐसा आदमी भी था, जो टेक्निक के साथ-साथ अपनी प्रतिभा भी सामने रख रहा था। उसका नाम था चार्ली चैपलिन। अच्छा। चार्ली चैपलिन ने कोई साहित्य नहीं लिया। हुँ, हुँ, चार्ली चैपलिन ने टेक्निक का जिसमें कि आवाज़ नहीं थी, उसके ज़रिए उसने प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। जैसे उन्होंने कॉमन मैन बनाया और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में इस कॉमन मैन के ज़रिए या फ़िल्म के हुँ, हुँ, ज़रिए जो सामाजिक स्थितियाँ थी, राजनीतिक स्थितियाँ थी, उस पे स्टेटमेंट दिया, उस पे टिप्पणियाँ की अपनी ओर से और पूरी तरह से व्यंग्य की भाषा में इस कला माध्यम का प्रयोग करके, जो उनसे पहले विश्व में कहीं किसी ने नहीं किया था। लोग टेक्निक को लेके व्यस्त थे, टेक्निक को साधने में व्यस्त थे, लेकिन चार्ली चैपलिन जो थे, वो हुँ, इस टेक्निक के साथ-साथ अपनी प्रतिभा को भी कला में रख रहे थे। ये बात है 1912 से लेके 1920 तक। 1900 वो हम कह सकते हैं कि सिनेमा के प्रथम पुरुष चार्ली चैपलिन ही हुए और हुँ, क्लासिक सिनेमा के भी जिन्होंने उन्होंने रियलिटी पर अपनी टिप्पणी की, रियलिटी को रिप्रोड्यूस नहीं किया। हुँ, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमें उनका काम फ़नी लग सकता है बच्चों को, लेकिन फिलोसोफर्स तक उनको एप्रिशिएट करते रहे हैं। चाहे वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, आइंस्टाइन हो, चाहे हमारे यहाँ गांधी जी हों। पूरे विश्व के लोग उनसे प्रभावित थे, उसी तरह जैसे किसी बड़े विद्वान या किसी फिलोसोफर से प्रभावित हुआ जाता है। तो ये तो था। हमारे यहाँ टेक्निक आज़माइश के बाद जब अ, कथा चित्रों की तरफ रुझान गया तो वी शांताराम ने एक टीम बनाई 4-5 साथियों के साथ और पुणे जी। में स्टार्ट किया। तब तक हमारे स्टूडियोज़ भी ज़्यादा नहीं थे और उसके बाद धीरे-धीरे वो लोग कई स्टूडियोज़ बनते गए। जैसे हुँ, हुँ, बॉम्बे टॉकीज़ बना बॉम्बे में और मिनर्वा मूवी ट्यून बना, कई बनते गए। लेकिन ये तब हुआ जब हमारे यहाँ आवाज़ आई, सबाक फ़िल्में बनने लगी 1931 के बाद। तो कलकत्ता में था, बॉम्बे में कई शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पे हुँ, प्रोडक्शन हाउसेस बने और स्टूडियोज़ बने, लेकिन फ़िल्म दिखाने के लिए कोई छवि गृह या सिनेमा हॉल नहीं बना था तब तक। तो कहाँ दिखाते और वी थे? शांताराम इसको वो लोग स्टूडियो में सोचे थे दिखाएँगे, लेकिन जो नाटक जहाँ खेला जाता था, हुँ, हुँ, विशेषकर बंगाल महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, वो उन नाट्यगृहों में ही फ़िल्में दिखाने लगे, वो छवि गृह के रूप में। लेकिन सिनेमा के लिए जैसा एक हॉल चाहिए, वो नहीं बना था। हुँ, हुँ, और ये वी शांताराम जब अपने साथियों से अलग हुए पुणे में और वो बॉम्बे चले गए और पुणे का जो उनका स्टूडियो था, वो हुँ, पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट में बाद में बदल गया। तो बॉम्बे में आने के बाद वो करीब 1936 में वहाँ पर थिएटर बनने शुरू हुए सिनेमा के लिए, जी। जिसमें से रीगल है, मेट्रो है, इरोज़ है। इरोज़ फिर से अभी उसको एक नया रूप दिया गया है। एक बीच में लंबा बंद था, सिंगल स्क्रीन्स बंद चल रहे हैं। ऐसे हुँ, ही हुँ, एक सिनेमा हॉल पहले था निशात बॉम्बे में। हुँ, अब वो निशात को री-लॉन्चिंग रेनोवेट किया गया है। तो अभी हुँ, हाल की बात है, इसी हफ्ते की बात है कि उसमें शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह लोग आके उसको फिर से
शुरू किए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को। तो अच्छा। 1936 में जब अ, मैं तो उसे ऐसे याद रखता हूँ कि 1936 में प्रेमचंद का देहांत हुआ था। हुँ, और हुँ। प्रेमचंद सिनेमा के का संदर्भ बनता है प्रेमचंद को लेकर, क्योंकि वो 1934-35 में ही बॉम्बे गए थे और फ़िल्म के लिए उन्होंने पटकथा लिखी थी, कहानी लिखी थी, मिल मज़दूरों को लेकर। फ़िल्म भी बनी थी, लेकिन वो फ़िल्म जो हुँ, है प्रदर्शित नहीं हो पाई। लेकिन उस वो आइडिया पहली बार था, मिल मालिक और मिल मज़दूर का, जिसमें बाद में बहुत देर में नया दौर वग़ैरह बनी। लेकिन प्रेमचंद और नया दौर के बीच में कई ऐसी फ़िल्में बन गई, के.एल. सहगल को लेकर, अशोक कुमार को लेके, जो मिल मज़दूरों को लेकर ही था। तो ये 1936 में पहले सिनेमा हॉल बने। तो बॉम्बे टॉकीज़ की फ़िल्में और अन्य-अन्य जगहों के जो प्रोडक्शन हाउसेज़ थे, महबूब स्टूडियो बना, फ़िल्मिस्तान स्टूडियो बाद में बना। तो हिमांशु राय के बॉम्बे टॉकीज़ के बाद, हुँ। हिमांशु राय के निधन के भी बाद, जब अशोक कुमार और सुबोध मुखर्जी ने मिलके फ़िल्मिस्तान बनाई, तो इन सब की फ़िल्में फिर वहाँ धीरे-धीरे सिनेमा हॉल खुलते चले गए, बॉम्बे में और पूरे देश भर में। 40s से ठीक-ठाक ढंग से फ़िल्में दिखाई जाने लगी, 1940 और उसके ऑनवर्ड्स। उसी में बनारस से ज्ञान मुखर्जी भी गए बॉम्बे और हुँ। बॉम्बे टॉकीज़ जॉइन किया और सारी ज़्यादातर फ़िल्में हिमांशु रॉय के बाद उन्होंने ही डायरेक्ट की। माने बॉम्बे टॉकीज़ के समाप्त होने तक और फिर फ़िल्मिस्तान स्टूडियो बनने के पहले तक। एज़ अ फिर एज़ अ 50s से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो उन्होंने किया ज्ञान मुखर्जी ने? हाँ, वो बॉम्बे टॉकीज़ में हिमांशु रॉय ही डायरेक्ट करते थे और अशोक कुमार, देविका रानी आदि-आदि लोग को लेकर। लेकिन उसमें और भी लोग जुड़ने लगे। बाद में तो कलकत्ता से जितने भी लोग थे वो लोग भी वहाँ आ गए। उसमें ज्ञान मुखर्जी भी गए। ज्ञान मुखर्जी डायरेक्ट बनारस से वहीं गए, बॉम्बे हुँ, टॉकीज़ हुँ। और उन्होंने ही ज़्यादा फ़िल्में वहाँ पर हिमांशु राय के अलावा जितनी हुँ, भी हुँ। फ़िल्में अ, डायरेक्ट की हैं, उनकी दी हुई है। बल्कि उनके बारे में ये भी कहा जा सकता है या कहना चाहिए या जानना चाहिए हुँ, हुँ। कि उन्होंने अ, हमारे यहाँ कई जो फ़ॉर्मूला हैं फ़िल्म बनाने के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। जैसे किसी चीज़ की यात्रा, की खोज या भाइयों का बिछुड़ जाना, मिल जाना, या एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट, ये उन्होंने सबसे पहले दिया प्रतिनायक की जगह। माने नायक और खलनायक प्रतिनायक के यानी विलेन? अलग नहीं, प्रतिनायक का मतलब सह-अभिनेता भी नहीं और खलनायक भी नहीं। वो प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक, हुँ, हुँ। एंटागोनिस्ट यानी कि खलनायक, लेकिन एक और सहनायक जो साथ-साथ है, जैसे कि कानू रॉय थे उन दिनों। कानू रॉय बाद में म्यूज़िक देने लगे, अनुभव, आविष्कार आदि में, लेकिन वो अशोक नहीं, कुमार के साथ हम सहनायक हम होते थे, आपसे यहाँ जो कि ये नायक थे। समझना चाहेंगे कि हुँ, प्रतिनायक और सहनायक दोनों में हुँ, क्या अंतर है? उसको आप हुँ। ऐसे समझाएँगे तो हो सकता है मेरी समझ में भी ना आए और आम दर्शकों की समझ में भी ना आए। तो अगर आप एग्ज़ाम्पल देके थोड़ा बताएँ, तो बिल्कुल, देखिए मैं अच्छे से हम समझाता हूँ, डिफाइन कर जैसे पाएँ। शोले में धर्मेंद्र जो थे नायक थे, अमिताभ बच्चन जो थे वो सहनायक थे और अमजद खान जो थे वो खलनायक थे, ठीक है? बहुत आसान है। लेकिन सहनायक जो प्रतिनायक का थे मतलब, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन सहनायक थे शोले में, धर्मेंद्र जो थे नायक थे। इस पर जब हम फ़िल्म देखते हैं, तो हमारे दिमाग में तो हुँ, कॉन्सेप्ट यही होता है कि शोले फ़िल्म अमिताभ बच्चन मेन लीडिंग रोल में हैं और जो हाँ, एक ज़्यादा चर्चित रोल है वो गब्बर सिंह का है। ये म मान के हाँ, हम लोग लेकिन फ़िल्म शोले देखते में हैं। तो हाँ, इसको लेकिन शोले सहनायक में कैसे हुए? वो हमारे यहाँ तब तक अमिताभ बच्चन की कोई स्थापना नहीं हुई थी। अमिताभ बच्चन की भी प्रतिष्ठा हुई है 1975 से ही, जब दीवार हिट हुआ हुँ, हुँ। और उसके पहले ज़ंजीर आई थी 73 में। 75 में शोले रिलीज़ हुई थी 1 अक्टूबर को। तो धर्मेंद्र उसमें हीरो थे, नायक। हमारे नायक का हिंदी फ़िल्म में कॉन्सेप्ट है, जो अंत में जीत जाता है और मरता नहीं है। अच्छा, इस आधार है ना? पे। और अमिताभ बच्चन का की उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं थी हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में। वो उसमें स्ट्रगल कर रहे थे और हुँ, 2 व्यक्तियों ने जब उस भूमिका को छोड़ दी थी, तब जाकर के वो अमिताभ बच्चन को रोल मिला था, जय अच्छा, का रोल। अच्छा। देवानंद और शत्रुघ्न सिन्हा ने उसको जब बहुत जानी हुई बात है, रिजेक्ट कर दिया था रोल को। जब हुँ, देवानंद ने जंजीर का भी रोल रिजेक्ट किया था, वो भी अमिताभ को इस तरह से मिली थी, क्योंकि अमिताभ की तब तक 10 फ़िल्में फ्लॉप हो चुकी थी। अच्छा। तो लोग रिजेक्ट करते थे। रिजेक्ट की हुई अ, रोल वो हुँ, अमिताभ करते थे। जैसे ज़ंजीर अच्छा। का किया, है ना? जैसे दीवार का किया, जैसे शोले का किया।
दीवार में भी वो शोले और रिजेक्टेड दीवार, रोल उनको मिला था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन दीवार में एक खास बात जो है जिस पर हम लोग को फ़ोकस करना है वो है, वो हुँ, हुँ। प्रतिनायक वहीं से शुरुआत। दीवार से? प्रतिनायक का मतलब होता है, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब एक्टर के साथ-साथ जो है तो सहनायक हुआ। हुँ, संजीव कुमार भी सहनायक हुए उसमें शोले में और अमिताभ भी हुए। लेकिन नायक धर्मेंद्र थे, खलनायक अमजद खान। लेकिन हुँ। प्रतिनायक का मतलब होता है जो नायक है, लेकिन जी, नायक के जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो नहीं करेगा। वो पेड़ों मतलब के पास हीरोइन को लेके गाना नहीं गाएगा। वो अच्छा। खलनायक तो बहुत बाद में है। वो जिस परिवेश में रह रहा है उसी के विरोध में रहेगा, उसी से असंतुष्ट रहेगा। अच्छा, अच्छा। मतलब नायक है, लेकिन खलनायक नहीं है। मतलब जिसको कहा नायक जाए कि होकर भी आम भाषा में एंग्री यंग मैन का एक जो इमेज आई। नहीं, नहीं, एंग्री तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको दिया था नमक हराम में ये जो कलर है, ये ऋषिकेश मुखर्जी का दिया हुआ है। ये तो अच्छा। बाद में अमिताभ के लिए कहा जाने लगा कि अमिताभ पे ये एंग्री होना, यंग मैन होना, एंग्री होना सूट हुँ, करता है, ये तो बहुत बात की चीज़ है। लेकिन प्रतिनायक का मतलब होता है, जो नायक तो होगा, हुँ, हुँ, लेकिन उस तरह से नायक नहीं जैसे कि शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी और राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार देवानंद रहे हैं। माने नायक होगा, प्रेम करेगा, गुंडे की पिटाई करेगा, ये नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। वो अपने ही परिवेश के विरोध में होगा। हुँ, अपने हुँ, परिवार, अपने घर में, उसको कोई चीज़ बुरी लग रही है, अपने माता-पिता से, हुँ, हुँ, है ना? जैसे कि सिलसिला में भी लगभग वैसा ही था कि वो नहीं चाहते हुए जया बहादुर से शादी हुई थी, शशि कपूर के निधन के बाद। कि वो नहीं चाहते थे, प्रेम तो रेखा से करते थे, हुँ, फ़िल्म में। हुँ। तो एक प्रकार से उस जो प्रतिनायक वाला जो उनका इमेज था, दीवार से, उसको भी वहाँ पर यूज़ किया गया। है ना? अच्छा, तो हाँ। प्रतिनायक जो होगा, यानी नायक हीरो होकर भी वो एंटी हीरो होगा, विलेन नहीं होगा। इसका जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट वो ज्ञान मुखर्जी ने सबसे पहले दिया था, वही अच्छा, बॉम्बे अच्छा। टॉकीज़ से। जब वो अशोक कुमार को लेकर के 43 में किस्मत फ़िल्म बनाई हुँ, गई हुँ, थी। उसमें अशोक कुमार नायक है, लेकिन जी। नायक नहीं है, प्रतिनायक है। तो प्रतिनायक फिर खलनायक की पिटाई भी कर सकता है और हुँ, हुँ, बाद में फिर पता चलेगा कि वो गलत सोचता है या सही सोचता है। जैसे कि आप देखिएगा कि दीवार में वो अपनी माँ के तो विरुद्ध नहीं, अपने ही भाई के विरुद्ध थे। हुँ, हुँ, दीवार में जो अमिताभ का रोल है, प्रतिनायक का, तो वो नायक होके भी विरोध में है, खलनायक के विरोध में नहीं है, हुँ, अपनी अपनी जो दी हुई परिस्थिति है उसके विरोध में है। सिमिलरली त्रिशूल में आप देखिए, उसमें जी। खलनायक कोई और हुँ, हुँ, है ना? लेकिन अमिताभ जो हैं, वो अपने ही पिता से रूठे हुए हैं और उसके विरोध में है। वो किसी संजीव कुमार खलनायक नहीं है उसमें, बिल्कुल। खलनायक कोई और है। तो बलवंत प्रेम चोपड़ा आदि लोग हैं। ऐसी शक्ति में भी वो अपने पिता से रूठे हुए हैं, फिर प्रतिनायक, नायक होके हुँ, भी, जबकि विलेन कोई और है ना? हुँ, तो हुँ, अमिताभ नायक होके उनका ये रोल प्रतिनायक वाला चीज़ कंटिन्यू किया गया। त्रिशूल हुँ, में भी, शक्ति में भी, कई और जगहों पर। वो हुँ, अपने पिता शराबी में भी पिता से नाराज़, तो वो विलेन से नाराज़ नहीं है, वो अपने पिता को विलेन मान रहा है। त्रिशूल में, शक्ति में और शराबी में, ठीक है? ज़ंजीर में वो नायक थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे और सहनायक प्राण थे। तो मुझे हुँ, लगता है मैंने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल, नायक, बिल्कुल। सहनायक नहीं है तो और प्रतिनायक। प्रतिनायक। तो सबसे अच्छा तो लगा प्रतिनायक प्रतिनायक जान के। हाँ, कि हाँ, प्रतिनायक हाँ, जैसी चीज़ भी आई, हाँ, लेकिन आम हाँ। दर्शक तो इससे मतलब नहीं रखता, पर जब जानकारी मिलती है, तो अच्छा ज़रूर लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ये फ़िल्म टर्म्स समीक्षक का में काम है। हाँ, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, फ़िल्म आप समीक्षा का काम है कि गॉसिप ना करें और वो सही बातें लोगों तक पहुँचाएँ, जो अभी हम लोग कर रहे हुँ, हैं। देखिए एक जब आप बता रहे थे, तो मैं एक क्वेश्चन जो है बहुत पीछे मैं फिर ले जा रही हूँ आपको, कि आपने बताया कि चार्ली जी, चैपलिन की एक फिलॉसफी थी, जो छोटी-छोटी फ़िल्में फ़िल्में कहिए या जो भी कहिए बनाते थे, तो उसमें एक फिलॉसफी होती थी। तो हमें ये बताइए कि वो फिलॉसफी क्या थी? मतलब किस चीज़ को बेस करके वो चार्ली चैपलिन बनाते? सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो टिप्पणियाँ करते थे, हुँ, जीवन पर भी अपनी बातें कहते थे। उनके पास कहने के लिए कुछ था, जिसके लिए वो इस कला माध्यम का उपयोग करते थे। हुँ, हुँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जब आपको कहने के लिए कुछ है, जी। तभी आप फ़िल्म बनाइए। अगर आप नहीं बनाएँगे, तो वो सिर्फ़ कमर्शियल सिनेमा होगा। हुँ, हुँ, उसमें इमिटेशंस है ना? जी। तो चार्ली चैपलिन की हर फ़िल्म में कुछ न कुछ कहने के लिए है।
जैसे उनकी 1912, 13-14 की फ़िल्म है 1 एएम। ये हुँ, 1 रे की फ़िल्म है और इसमें चार्ली चैपलिन शराब पिए हुए हैं और शराब के नशे में ही वो अपने घर लौटते हैं रात। अब शुरू से अंत तक सब कुछ फ़नी फ़नी चीज़ें दिखाते हैं। हुँ, जैसे वो घर से उतर नहीं पा रहे हैं, कार को खोले कैसे दरवाज़ा, है ना? या फिर अपने घर में गए हैं, चाबी कहाँ छुपा के रखा है, किस गमले के नीचे नहीं खोल पाते हैं, खिड़की से जाते हैं, भीतर से दरवाज़ा खोलते हैं, पता चलता है चाबी उन्हीं के पास है। उसके बाद वो फिर एक टेबल है, गोल टेबल, उसमें शराब की बोतल रखी है, उसको और गिलास उसको लेने जाते हैं, लेकिन उससे वो एक थोड़ी-सी दूरी पर है। वो चाहते तो खड़े होके पकड़ सकते थे, लेकिन वो शराब के नशे में उस पर लगभग आधा लेटे हुए हैं। जब वो बढ़ रहे हैं, गोल टेबल घूमने लगती है, हुँ, हुँ। तो बोतल उनसे इक्वी डिस्टेंस में है और उनसे वो जितना बोतल के पीछे भागते हैं, उतना ही बोतल भी उससे दूर भागती है। दरअसल बोतल तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन जी, वो नशे में है इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पीछे भाग रहे हैं। फिर परेशान होके जब बैठ जाते हैं, तो टेबल घूमते-घूमते रुकती है, बोतल आँख के सामने अच्छा। उनके होती है। हुँ, हाँ, हुँ। मतलब जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं और उससे पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ हमसे दूर भागती है, एक्चुअली वो भाग नहीं रही है। हमारा अटैचमेंट है, जिससे हमें लगता है कि कोई चीज़ हमसे दूर भाग रही है। जब हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तो हमारे बिल्कुल पास में होती है। ये अरे वाह! बताने के लिए उन्होंने इस चीज़ को किया था। फिर वो नशे में सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं, 2 कदम चढ़ रहे हैं, 4 कदम नीचे आ रहे हैं, करते-करते चढ़ते हैं तो कालीन में रोल करके नीचे गिर जाते हैं। जितनी बार चढ़ते हैं और गिरते हैं, उतनी बार फिर एक घूँट लेते हैं शराब का। यानी हम लोग हुँ, जब फ़ेल करते हैं लाइफ़ में, तो जिस वजह से फ़ेल कर रहे हैं, उसी वजह को और बढ़ाते हैं, यानी कि ईगो। हमको लगता है ये अच्छा। चैलेंज हम कैसे नहीं करेंगे। ऐसे अरे करते वाह! हुए अपने-अपने कमरे में सोने जाते हैं, तो उसमें बेड है उनका खड़ा इस तरह का, स्विच ऑफ वो करेंगे तो बेड गिर जाएगी, उसपे सो जाएँगे। लेकिन वो हुँ, गलत स्विच वो दबा देते हैं और वो बेड जो है ऐसे करके घूमने लगता है, उसमें वो भी घूमने लगते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकलें? अगर स्विच को हम बंद कर दें तो ये घूमना बंद होगा, तो बाहर आएँगे। तो या तो हम बाहर आएँ फिर स्विच ऑफ करें या हम स्विच ऑफ करें तो ये बंद हो। जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, तो यही हुँ। स्थिति होती है। या तो अरे कोई वाह! और बाहर से हमें हेल्प कर दे। तो ये पूरा लंबा है सीक्वेंस, सिर्फ़ एक रील की फ़िल्म है। हुँ, हर हुँ। चीज़ पर उनकी फ़िल्म होती है। जी। फिलॉसफी मतलब जीवन को देखने का ढंग, फिर बाद हुँ, में जब वो किसी तरह से वो बेड गिरता है, तो उस पे लेटते हैं और वो जो फ्रेम रहता है वो उठ जाता है। फिर कभी बेड उठ जाता है, फ्रेम नीचे आ जाता है। इतना जद्दोजहद सोने के लिए वो करते हैं। उनका कहना है कि सीधे एक बिस्तर रख सकते इतना उसको क्या बोला जाए सोफिस्टिकेटेड बनाने की क्या ज़रूरत है? कि बिल्कुल। स्विच होगा और गिरेगा। इसकी क्या एक बेड होगा जाके लेट जाना चाहिए। एक सिंपल लाइफ़ भी तो हम लोग जी सकते हैं। इसको इतना ज़्यादा गॉर्जियस बनाने की क्या ज़रूरत है? तो एक रील से जबकि हमारे यहाँ तब हरिश्चंद्र की फ़िल्म बना रहे थे फाड़ के, टेक्निक पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तब तक उनकी ये फ़िल्म आ चुकी थी, अच्छा। प्रतिभा। हुँ, हुँ। हाँ, तो प्रतिभा के स्तर पर हमारे देश में तब तक कोई फ़िल्म नहीं आई। प्रतिभा के स्तर पर हमारे यहाँ पहली फ़िल्म जब आई, जब वी शांताराम ने फत्तेलाल आदि-आदि लोगों को लेकर के आप्टे इन लोगों को लेके ग्रुप बना के फ़िल्म बनानी शुरू की। वहाँ से शुरुआत हुई। तब हुँ, तक पहले टेक्निक ही था, लेकिन टेक्निक ही पहली बार था, इसलिए हम लोग फाल्के साहब को इतना महत्व देते हैं, उनको प्रथम पुरुष कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में प्रतिभा के स्तर पर प्रथम पुरुष वो नहीं है। हुँ, विश्व हुँ। के स्तर पर चार्ली चैपलिन है, पूरे विश्व के स्तर पर। बाद में फिर हमारे यहाँ बिमल रॉय आदि-आदि लोग हुए या विश्व में और लोग हैं जो उसको क्लासिक सिनेमा फिर तक हम लोग गए थे बात, कि कैसे अपनी आइडिया पर फ़िल्म बनाएँ, ना कि किसी साहित्य पर आधारित हो, हुँ, हुँ, हुँ। किसी नॉवेल पर आधारित हो या जो समाज में घट रहा है उस पर आधारित। वो हमारी इनर वर्ल्ड को बताए जैसे पोएट बताता है। उसकी खास दृष्टि होती है दुनिया को देखने की और वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ऑफ डेथ, प्रॉब्लम ऑफ सॉरो, हुँ, प्रॉब्लम ऑफ हुँ। गॉड, प्रॉब्लम ऑफ लव, प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप जो फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस पर वो कुछ कहता है अपने ऑब्जर्वेशन से। जी। वो क्लासिक सिनेमा में है। लेकिन हुँ, हुँ। अगर आप कोई और फ़िल्म देखेंगे, जैसे कि क्या नाम है? मनमोहन देसाई, जी। वही एक ही फ़ॉर्मूला जो मुखर्जी दे गए थे कि बिछड़ना फिर मिलना। यश चोपड़ा के देखिए तो 2 पुरुष, 1 महिला, 2 महिला, 1 पुरुष, ये पूरा चलता जाएगा। कभी-कभी दूसरा आदमी, सारी चीज़ें, दाग। तो हुँ। हमारे यहाँ तो फ़ॉर्मूलाज़ क्योंकि वो एक फ़ॉर्मूला चल गया, तो हम ₹100 लगाएँगे तो ₹200 आएगा या कम से कम ₹100 तो वापस आएगा। सिर्फ़ कमर्शियल पर ही टिका है, इसलिए हुँ, कमर्शियल हुँ। सिनेमा है। उसमें कोई आइडिया नहीं है, यश चोपड़ा के पास कोई आइडिया नहीं है, मनमोहन देसाई के पास कोई आइडिया नहीं है। उन
उनका जीवन और उनका फ़िल्म जीवन बिल्कुल अलग है। उनके जीवन में ऐसा नहीं कि वो बिछड़ गए थे मेले में और फिर मिल रहे हैं। लेकिन क्लासिक सिनेमा के जो ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, वो जी। अपनी लाइफ़ में जो चीज़ घटती है, उसको दिखा रहे हैं फ़िल्म में। इसके हुँ, लिए आप तारकोस्की की फ़िल्म देखिए मिरर, बर्गमैन की कोई भी फ़िल्म देखिए, उनका कहना है कि आप अपने जीवन में जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको आप कला माध्यम में लाइए। जो चीज़ जी। आप है ही नहीं, जीते कुछ और हैं और लिख रहे कुछ और हैं, कविता में, कहानी में या फ़िल्मों में, तो बिल्कुल धोखा हुआ ना ये। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए क्लासिक सिनेमा इस अर्थ में भी कमर्शियल सिनेमा से भिन्न है और हम लोग सिनेमा के इतिहास में यहाँ तक तो आ ही गए थे, हुँ, 1940-43 तक जब एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट आया था, प्रतिनायक का। उसके बाद जब के.एल. सहगल और पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार वगैरह की फ़िल्में चलती थी, उसमें प्राण भी नए-नए आए थे, नूरजहाँ भी होती थी और फिर उसके बाद 47-8 से हमारे देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर ये सारे लोग आ ही गए थे और 50s पूरा इन्हीं का ज़माना था हुँ, और 50s खत्म होते-होते हमारे यहाँ पे राजकुमार और शम्मी कपूर और ये लोग शुरू हो गए, राजेंद्र कुमार। 60s पूरा इन्हीं का पीरियड था, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत और मनोज कुमार का। फिर 69 से फिर टर्न आया राजेश खन्ना का, जब अमिताभ की फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी और उसके बाद फिर शोले से फिर एकदम एक लैंडमार्क बन गया। वहाँ से बिल्कुल टर्न हो गया, प्रेम कम होने लगा हमारी फ़िल्मों में हुँ, हुँ। और एक दूसरे तरह का जो मेरा गाँव मेरा देश राज खोसला बनाए थे जी, या जी। वो खोटे सिक्के तो नहीं, काला सोना भी नहीं, फ़िरोज़ खान ने एक फ़िल्म बनाई थी, इसमें 4 लोगों का ग्रुप था जिसका यूज़ करते हैं गुंडों के विरुद्ध फ़िरोज़ खान, मैं नाम भूल रहा हूँ, खोटे सिक्के शायद है। तो इसी पर आधारित बना के सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट लिखी शोले की। हुँ, हुँ। वही सेम मेरा गाँव मेरा देश की कहानी, सेम खोटे सिक्के की कहानी जिसमें विलेन कोई और है, नायक कोई और है। नायक 4-5 जो लोग ऐसे ही जुआ खेलते हैं और मारपीट करते रहते हैं सड़क पर, लुम्पेन्स जैसे। तो उन लोगों को लेकर के उनको इससे ट्रेन किया कि वो विलेन से लड़ सके। सेम संजीव कुमार ने दोनों को लिया था शोले में। तो कहानी का जो आइडिया था, वो यहाँ से गया था, मेरा गाँव मेरा देश और खोटे सिक्के से और वो शोले में वो क्लिक कर गया। तो वहाँ से एक टर्न आया। लोगों को फिर फ़ॉर्मूला को यूज़ करना था। एंटी हीरो का भी, प्रेम का भी, वो मिला के चलता रहा 80s तक ऐसे फ़िल्में बनती रही। फिर 90s के बाद तो क्या कहना। एक ऐसा युग शुरू हुआ जहाँ पर ना कोई गीत समझ में आता है, ना नृत्य है, ना संवाद है, ना कोई फ़िल्म है, बिल्कुल, ना कोई बिल्कुल। कहानी है, कुछ भी नहीं। हुँ, तो हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं फ़िल्म के उस पर। वो इसका कारण सिर्फ़ ये हुआ कि हम लोगों ने सब कुछ रियलिटी पर, समाज में जो रियलिटी है उसको दिखाने में हम लोग व्यस्त हो गए। हम लोग आर्ट में एस्थेटिक्स को भुला के अपने भीतर की दुनिया को सामने लाने की कोशिश छोड़ दिए थे। वो जो बंगाल में 2-3 लोग हुए जैसे कि ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और तपन सिन्हा, ऐसे हुँ। ही कुछ और लोग हैं साउथ में जैसे श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, अतुल गोपालकृष्णन, जी अरविंदन, ये लोग फिर एक हमारे भारत के ग्रेट मास्टर्स के रूप में आए। जैसे जी अरविंदन एक बहुत अच्छे फ़िल्म मेकर हमारे दोस्त भी रहे हैं। जी अरविंदन ने पूरा हरि प्रसाद चौरसिया के बांसुरी के एक पूरे राग पर एक पूरी फ़िल्म बनाई। तो अरे वाह! इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है ये मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा या आज भी कोई व्यक्ति वो लोग नहीं करना चाहेंगे, है ना? इसमें भी जब कुछ फ्रेश फीलिंग आती है जैसे कि मुन्ना भाई हुँ, हुँ। क्या है नाम उसका? मुन्ना मुन्ना भाई भाई एमबीबीएस। एमबीबीएस भी हाँ, आई और तो लगे रहो ये मुन्ना भाई भी। तो ये सब फ्रेशनेस जब आती है तो लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए ये सब हुँ, फ़िल्में लाइक करते हैं जिसमें वैल्यूज़ होते हैं। तो जब हमारे बिल्कुल। यहाँ 47 के बाद जितनी फ़िल्में आप देखेंगे उसमें गांधी जी के वैल्यूज़, जवाहरलाल नेहरू के वैल्यूज़ फ़िल्म में उसका उल्लेखनीय योगदान होता था। फ़िल्म में इसका उल्लेख भी होता था नाम लेकर। तो वैल्यूज़ पर आधारित था तो इसमें पूरा 50s चला गया हमारे हुँ, यहाँ, हुँ। सबसे अच्छी फ़िल्म। फिर जब वैल्यूज़ की बात आई गांधी जी के वैल्यूज़ की, फिर मुन्ना भाई देखिए हिट हो गई। तो जब जी, वैल्यूज़ नहीं रहेगा, लाइफ़ के वैल्यूज़ नहीं रहेगा, तो ये ऐसी स्थिति बनेगी। ना गीत है, ना संगीत है, ना नृत्य है, ना कहानी है, ना फ़िल्म है। ऐसी स्थिति आ जाएगी 2023 तक। हुँ, तो बिल्कुल। ये हुआ एक तरह से हिंदी सिनेमा का इतिहास। साथ में 1-2 लाइन में ये भी जोड़ दें कि जो हुँ, हुँ। हम 40s की बात कर रहे थे, उसमें विश्व में ग्रेट मास्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ज़ार रेनुआ थे, वो भारत में फ़िल्म बनाने आए, देरीवर।
उनकी फ़िल्म को करीब से जब शूटिंग को देखा सत्यजीत रे ने, तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे फ़िल्म अब बनानी ही बनानी है। वैसे ही रॉबर्ट ब्रेसॉ हुए फ्रेंच जैसे ज़ार रेनुआ हुए हैं। ऐसे ही स्वीडन में इंगमार बर्गमैन हुए ग्रेट मास्टर्स। इससे पहले विक्टर सोderstrom थे, जिनको वो अपना गुरु मान रहे थे स्वीडन में। आपका आइज़ेनस्टाइन, पुडोव्किन, कुलिशेव, ये लोग रशिया के फ़िल्म मेकर्स थे जिन्होंने की फ़िल्म थ्योरीज़ बनाई हैं और जो मोन्टाज, लॉन्ग शॉट, ये सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जी, जी। तो टेक्निकल टर्म्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि उन लोगों का मानना था, या आज भी वही है, कि सिनेमा क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं ऑडियंस को। ऑडियंस अपना इंटरप्रिटेशन खुद देती है। जैसे बिल्कुल, मान लीजिए कि उन्होंने क्लासिकल में क्या किया कुलेशव ने, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और एक बड़ा-सा जिसको कहा जाएगा कि क्लोज़अप फ़ोटोग्राफ दिखाया कि एक आदमी बहुत खुश होके हँस रहा है। उसके तुरंत बाद उसको दिखाया कि एक रिवॉल्वर उसके कनपट्टी पर है और उसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि हुँ। वो आदमी डर गया है ना? यहाँ पे हम यहाँ पे अब हमें समय इजाज़त नहीं दे हुँ, रहा है कि हम इसको हाँ, आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो हाँ, ये इतनी रोचक बातचीत है कि इसको अगली कड़ी में हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी विषय पर हम अगले अपने अंक में बात करेंगे। आपने जो जानकारी दी सिनेमा के बारे में, उसके लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।